गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे मेज़। मेज़ को हिंदी में बोलते हैं मक्का। मेज़ का बोटेनिकल नेम क्या होता है? जिया मेज़। और इसकी फैमिली है ग्रेमिनी या फिर पोएसी। और इसका ओरिजिन है सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको। और इसमें क्रोमोसोम नंबर है 2 and 20 और पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, C4 प्लांट है। और इसका जो प्लांट होता है वो नॉन टिलर होता है, नॉन टिलर प्लांट। नॉन टिलर का मतलब क्या होता है कि इसमें टिलर नहीं बनते हैं। और इसमें जो मक्का में जो येलो कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? क्रिप्टोजेंथिन। क्रिप्टोजेंथिन के प्रेजेंस के कारण ही मक्का के जो सीड्स होते हैं उनका कलर क्या होता है? येलो होता है। और इसे क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। जो मेज़ क्रॉप है उसे अनाजों की रानी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्रॉप है हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल। इसकी यील्ड सबसे ज़्यादा होती है। और इसके अपने जो भी इस क्रॉप को जब ग्रो करते हैं तो इसकी अपने यील्ड 100% यील्ड मिलती है, 100% यील्ड। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल्स। इसका जो फ्रूट टाइप होता है कैरियोप्सिस होता है। इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं बट एक ही प्लांट पे होते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं बट एक ही प्लांट पे होते हैं, इसलिए इसे मोनोशियस प्लांट भी कहा जाता है। मोनोशियस प्लांट, जिसे हिंदी में द्विलिंगी बोलते हैं, द्विलिंगी। जब मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं तो उसे मोनोशियस प्लांट कहते हैं। इसके मेल फ्लावर को टैसल बोलते हैं और फीमेल फ्लावर को सिल्क बोलते हैं। टैसल आने की जो प्रोसेस होती है उसे टैसलिंग बोला जाता है। और जो टैसल रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसे डीटैसलिंग बोलते हैं, डीटैसलिंग। और जो सिल्क आने की प्रोसेस है, फीमेल फ्लावर के आने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं सिल्किंग। और इस जो मेज़ है, मेज़ में क्या होता है? जो मेल पार्ट है, जो मेल फ्लावर है ये फीमेल से पहले आता है, पहले ये पहले मैच्योर हो जाता है। इसका जो मेल फ्लावर का फॉर्मेशन है वो पहले होता है। और इसमें जो प्रोटीन होता है वो 10% होता है। और जो मेज़ प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? जीन, जीन प्रोटीन बोला जाता है। और इस प्रोटीन में डेफिशिएंसी होती है ट्रिप्टोफेन और अमीनो एसिड की। ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड और लाइसिन अमीनो एसिड की इसमें डेफिशिएंसी होती है। और मेज़ में ऑयल परसेंट होता है 4% और कार्बोहाइड्रेट होता है 70%। इसका जो मेज़ का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेज़, इसको 7 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। किसके आधार पर? बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बेसिस पे इसको 7 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। कौन से साइंटिस्ट ने किया था? श्रुतवंत ने 1899 में। इसमें जो फर्स्ट है फ्लिंट कॉर्न है। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है जियामेज इंडुराटा। और जो फ्लिंट कॉर्न है ये मोस्टली ग्रो किया जाता है, मोस्टली ग्रोन इन इंडिया। और इसके जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड और स्मूथ होते हैं। सेकंड है डेंट कॉर्न। इसको जियामेज इंडेंटाटा कहा जाता है। और इसको डेंट कॉर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके कैर्नल्स हैं, कैर्नल्स या फिर जो सीड की स्ट्रक्चर है वो टूथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, टूथ लाइक स्ट्रक्चर। इसी कारण इसे डेंट कॉर्न कहा जाता है। और ये मोस्टली USA में ग्रोन किया जाता है। और जो स्वीट कॉर्न, थर्ड वन इज स्वीट कॉर्न। इसको बोलते हैं जियामेज सैकेराटा। ये इसके जो सीड्स होते हैं उनका टेस्ट मीठा होता है, स्वीट, इसीलिए इसे स्वीट कॉर्न कहा जाता है।
और इसका अपने मेनली इसका पर्पस क्या होता है, इसको यूज़ क्या करते हैं, भुट्टा जो अपने खाते हैं, भुट्टा के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फ्लोर कॉर्न, जिया मेज, अमाइलेसिया, इसके जो सीड होते हैं, सीड या फिर कर्नल्स हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, इसी कारण इसे आटा बनाने के लिए काम में लेते हैं और इसीलिए इसे फ्लोर कॉर्न कहा जाता है। पॉपकॉर्न, जिया मेज, इवेल्टा। पॉपकॉर्न को बेसिकली जब अपने गर्म करते हैं ना तो इसके एंडोस्पर्म क्रैक हो जाता है, एंडोस्पर्म क्रैक हो जाता है और इसका जो यूज़ किया जाता है पॉपकॉर्न बनाने में, कॉर्नफ्लेक्स एंड कॉर्न चिप्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और सेकंड लास्ट है वैक्सीकॉर्न, इसका बोटेनिकल नेम होता है जिया मेज सेरेटिना और इसका मेन जो पर्पस होता है, इसे स्टार्च प्रोडक्शन के लिए ग्रो किया जाता है, स्टार्च प्रोडक्शन। और इसमें जो स्टार्च होती है ना वो टोपियोका के बराबर होती है। टोपियोका का जो प्लांट होता है उसके बराबर इसमें इक्वली उसमें स्टार्च होती है। टोपियोका क्या होता है, साबूदाना। और लास्ट है पॉडकॉर्न। पॉडकॉर्न को जिया मेज यूनिकाटा, और ये सबसे प्राचीन है, प्राचीन किस्म, सबसे पहले इसको ही ग्रो किया जाता था। इसका जो कर्नल है या फिर इसका जो होल फ्रूट है वो छिलके से ढका रहता है। और इस अगर अपने बात करें मेज़ के लिए क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट इसको चाहिए होता है वार्म वेदर। ये गर्मी में सोइंग होती है इसकी, इसे गर्म क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। और मेनली ये खरीफ सीज़न की क्रॉप है, बट इसे तीनों सीज़न में ग्रो किया जा सकता है, रबी और जायद में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसे रबी में ग्रो किया जाता है और बिहार साइड भी इसे रबी सीज़न में ग्रो किया जाता है। और अगर अपने बात करें टेम्परेचर की, तो इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर होता है 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम होता है 32 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम होता है 40 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर अपने बात करें कि जर्मिनेशन के लिए इसमें सुटेबल टेम्परेचर होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो इसमें जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजियल टाइप होता है। हाइपोजियल कैसे होता है, सीड सॉइल के अंदर रहता है। और अगर अपने इसकी ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सूटेबल होता है। अब अपने बात करते हैं मेज़ के लिए सूटेबल सॉइल की। मेज़ के लिए सॉइल चाहिए होती है सैंडी लॉम टू सिल्ट लॉम और उसका पीएच होता है 5.5 to 7.5 पीएच। और सीड रेट, मेज़ की क्रॉप के लिए जो सीड रेट रिक्वायरमेंट होती है, अगर खरीफ सीजन में सोइंग करते हैं तो 15 to 20 kg पर हेक्टेयर। और हाइब्रिड मेज़, अगर मेज़ की हाइब्रिड वैरायटी यूज़ करते हैं तो 25 kg पर हेक्टेयर। और फोडर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो 40 to 50 kg पर हेक्टेयर। और जो मेज़ क्रॉप का सूटेबल सोइंग टाइम होता है जून लास्ट वीक से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और अगर अपने स्पेसिंग की बात करें 60 into 20 सेंटीमीटर, 60 है जो रो टू रो डिस्टेंस है, 20 है जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है। और इसकी पर हेक्टेयर में प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है, इस स्पेसिंग के अकॉर्डिंग 60 to 65,000 पर हेक्टेयर प्लांट इसकी होते हैं। इरिगेशन मेज़ क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है 500 to 800 mm होती है। और इसकी क्रिटिकल स्टेजेस जो होती हैं टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज। फर्स्ट क्रिटिकल स्टेज तो वो होती है जब टेसल फॉर्मेशन होता है और सेकंड होती है सिल्क फॉर्मेशन।
अब अपने बात करते हैं वैरायटीज़ की। गंगा फर्स्ट, गंगा 101, रंजीत एंड दक्कन। ये वैरायटियाँ फर्स्टली इंडिया में डेवलप की गई थी। डेवलप इन इंडिया 1961 में AICRP ऑन मेज, और ये प्रोजेक्ट किसके अंडर था? ICAR के अंडर। और AICRP की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर अपने बात करें हाइब्रिड मेज की, तो हाइब्रिड मेज के डेवलपमेंट का जो फर्स्ट सजेशन दिया था वो 1910 में EM ईस्ट एंड GH शल ने दिया था। और इन्होंने कौन सी टेक्निक हाइब्रिड मेज के डेवलपमेंट के लिए कौन सी टेक्निक का बोला था? कौन से टेक्निक की सजेशन दी थी? सिंगल क्रॉस टेक्निक। और हाइब्रिड मेज के लिए डबल क्रॉस टेक्निक का डेवलपमेंट किसने किया था? DF जॉन्स ने 1920 में। और जो इंडिया में जो मोस्टली यूज़ होती है वो होती है डबल क्रॉस टेक्निक यूज़ होती है। और सेकंड है माही कंचन एंड माही धवन। ये वैरायटी है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम राजस्थान। इन्हें राजस्थान में डेवलपमेंट किया गया था। एंड टॉप क्रॉस वैरायटीज है गंगा 2 और हाई स्टार्च, विक्रम, विजय, अंबर, किसान और जवाहर एंड सोना। ये 6 कंपोजिट वैरायटी है। कंपोजिट कौन सी होती है? संकुल। कंपोजिट को हिंदी में बोलते हैं संकुल। इनको 1967 में डेवलप किया था। प्रताप, अगेती 76, कंचन, लक्ष्मी, तरुण एक्सेट्रा। ये कौन सी है? अगेती किस्में है। अर्लीस्ट अगेती किस्में है। प्रोटीना, शक्ति एंड रतन। इनमें लाइसिन है जो रिच कंपोनेंट होता है, मतलब लाइसिन की मात्रा इनमें अधिक होती है। इनको 1971 में डेवलप किया गया था। शक्तिमान फर्स्ट, शक्तिमान सेकंड और HQPM फर्स्ट है जो ये क्वालिटी प्रोटीन मेज की वैरायटी है। इस मेज के डेवलपमेंट के लिए कौन से जीन का यूज़ किया गया था? ओपेक 2 जीन का यूज़ करके क्वालिटी प्रोटीन मेज का डेवलप किया था, जिसकी ये वैरायटीज़ हैं शक्तिमान फर्स्ट, शक्तिमान सेकंड एंड HQPM फर्स्ट। और जो 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेज में, फ्लोरीजीन और ओपेक 2। अब अपने बात करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र की। नाइट्रोजन चाहिए होता है 100 to 120 kg पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर एंड पोटाश 40 kg पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन को 3 डोज में देते हैं। फर्स्ट सोइंग टाइम एंड सेकंड देते हैं इरिगेशन के टाइम। सेकंड और थर्ड इरिगेशन के साथ देते हैं। अब अपने बात करते हैं यील्ड की। एवरेज यील्ड है जो इंडिया की 2.75 टन पर हेक्टेयर है।
और हाइब्रिड मेज की अगर बात करते हैं तो 50 to 60 क्विंटल पर हेक्टेयर। फोडर के लिए अगर अपने चारे के लिए ग्रो कर रहे हैं तो 300 to 400 क्विंटल पर हेक्टेयर। और कंपोजिट वैरायटी जो होती है, संकुल किस्में होती हैं, उनकी होती है 40 to 50 क्विंटल पर हेक्टेयर।